देखिए, हम इतने बड़े कभी नहीं हो जाएंगे कि हम अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से ही सब कुछ सीख सकें। बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसी एनवायरनमेंट को सीखता है, लेकिन जब वो स्कूल में होता है तो स्कूल में उसे कॉमनली ट्रेन किया जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन हम शायद उतना एफिशिएंटली इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो स्वागत है सर आपका भारत ब्रह्मास्मि के इस पॉडकास्ट पर। आपने भी लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि अनपढ़ लोग भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, तो फिर एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एजुकेशन का मतलब लाइफ में सिर्फ पैसे कमाना इज़ नॉट द सोल टारगेट। एजुकेशन इज़ अ थिंग दैट चेंजेस द पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन ऑफ द पीपल। अब हासिल करने की चीज़ तो मैं ये कहूँ आपसे कि इफ़ देयर आर टू पीपल, वन हैज़ गॉन थ्रू द बेसिक ट्रेनिंग्स ऑफ थिंग्स दैट दे हैव टू डू, और सेकंड ओनली हैज़ गॉट एवरीथिंग थ्रू हिज एक्सपीरियंस। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एंड हु कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट। अगर मैं इन दोनों का एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँ तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ टू बॉयज़। वन बॉय went through the professional training. He did his engineering through mechanical engineer, and thereafter he ventured in the arena of working. The second boy इसके साथ ही पढ़ता था, but just because of the family circumstances he had to go to some mechanic shop at the age of 10. दोनों के बीच में इन दोनों को 13 साल लगे अपना सब कुछ कंप्लीट करने में, बट आफ्टर 13 years ये भी मैकेनिक बना, एंड दिस पर्सन टू हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑल्सो बिकेम द सेम। जब 13 years लेटर व्हेन दे मेट टुगेदर, तो दोनों ने अपने अपने स्किल्स को जब जज किया, तो द पर्सन हु वेंट थ्रू द मैकेनिक्स शॉप वर्कशॉप, ही कुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द इंजन जस्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड। और दूसरा अभी इतना स्किल्ड नहीं हुआ था, ही हैज़ लर्नड एवरीथिंग, लेकिन इतना एक्सपीरियंस इसे नहीं था कि ये इंजन के साउंड को सुन के ये बता सके कि व्हाट द प्रॉब्लम देयर इज इन दैट इंजन। हु इज मोर इंटेलिजेंट? नेचुरली द पीपल वुड से दैट द पर्सन हु कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द इंजन जस्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड। लोगों का यही पर्सपेक्टिव होगा कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि इसने एक्सपीरियंस से सीखा है। अब इसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल फर्दर लें कि अगर इन दोनों को अपने वर्किंग में 10 years और स्पेंड कर लेने दें, तो जब ये 10 years स्पेंड करेंगे ना, तो ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के थ्रू गया है, यू विल फाइंड आउट कि ही इज फार बेटर देन द पर्सन हु हैड गॉट एजुकेशन ओनली थ्रू एक्सपीरियंस। तो एजुकेशन जब हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं, तो विथ दैट एक्सपीरियंस, देखिए, हम इतने बड़े कभी नहीं हो जाएंगे कि हम अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से ही सब कुछ सीख सकें, बट अगर हम एजुकेशन के थ्रू जाएंगे तो वी कैन लर्न द थिंग्स बाय द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। देयरफॉर पीपल सजेस्ट यू टू रीड बुक्स, ताकि हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ सकें। व्हेन द बॉय हु वेंट थ्रू द प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अगर ये सब कुछ ये 10 साल में इससे ज़्यादा सफल इसीलिए हो गया क्योंकि इसने इंजन के एक एक पार्ट को टेक्निकली थियोरेटिकली सीखा है, प्रैक्टिकल में लेके आया है, और ये ज़्यादा इंजन्स के बारे में जानता है। इंस्टीड ये जो पर्सन है, ये सिर्फ एक सर्टेन वैरायटी ऑफ इंजन्स के बारे में ही जानता होगा जो उसके पास आते होंगे। सो एजुकेशन, अगर हम इस तरीके से देखें कि एजुकेशन हमें क्या लायक बनाती है, तो एजुकेशन लाइफ के लिए हमारा विज़न, और एजुकेशन हमारे वर्क को कितना एफिशिएंटली हम कर सकते हैं उसके बारे में तैयार करती है। तो आई थिंक कि एजुकेशन का पर्पज सिर्फ पैसे कमाना तो नहीं होना चाहिए, और अगर ये पैसे कमाने के लिए लोग सोच रहे हैं तो दे मस्ट चेंज देयर परसेप्शन। पैसे तो कोई भी कमा सकता है। क्या एजुकेशन लोगों का दुनिया देखने का नज़रिया बदलता है? वेल, इफ यू आस्क मी द क्वेश्चन, आई वुड से यस, अ बिग यस। व्हाई? बिकॉज एजुकेशन, सी, व्हेन यू गो इनटू द रियल वर्ल्ड, you always find that people are with their different perceptions. When we raise a topic to discuss, if there are 10 people, then it may be that all those 10 people would have a different perception regarding it. इनमें से जो भी improperly educate हुआ होगा या जिसने दूसरों के अनुभव से सीखा होगा, would definitely look at the same point with a different perspective.
तो एजुकेशन परसेप्शन या पर्सपेक्टिव लोगों का बदलता है या नहीं बदलता है, ये तो आप एक कॉमन एजम्पशन से भी लोगों के जान सकते हैं कि इफ़ टू पीपल आर फाइटिंग, तो वो जब दो लोग को शांत कराते हैं उनमें से एक पढ़ा लिखा है और दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो पढ़ा लिखा है ना उससे लोग यही कहेंगे यार तुम तो पढ़े लिखे हो। यहाँ पढ़े लिखे होने से उनका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये वैरायटी ऑफ डिग्रीज हैं, नो, यहाँ पढ़े लिखे होने से उनका मतलब है कि उन्होंने उस पढ़ाई से वो अपने परसेप्शन को चेंज कर चुका होगा। हम जब पैदा होते हैं तो हम एक वी आर कंसिडर्ड वी आर इनोसेंट, वी डू नॉट नो क्या सही क्या गलत एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हम ग्रेजुअली लाइफ में आगे बढ़ते हैं वी कम टू रियलाइज कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, और ये हमें सिखाया नहीं जाता, ये हमें धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है। और हमें सिखाने के लिए जो डिफरेंट चीज़ें मतलब आगे ले जाई जाती हैं। क्या लगता है आपको, झूठ बोलना गलत है या सही? समय की नज़ाकत को देख के जहाँ झूठ की ज़रूरत है वहाँ झूठ अगर बोल दिया जाए, उस झूठ से कुछ अच्छा हो रहा हो तो वो झूठ सही है। आई टू हैव फाउंड आउट कि ये भी लोगों का एक परसेप्शन रहा है कि वो उन्हें ये लगता है कि किसी को बचाने के लिए बोला जाने वाला झूठ झूठ नहीं होता, और ऐसी सिचुएशन में हम झूठ बोल सकते हैं। लेकिन झूठ बोलना गलत क्यों है, आपको कैसे पता चला? बचपन से सिखाया गया। सिखाया नहीं गया आपको, हाँ, मतलब यही कि आप डिफरेंट स्टोरीज आपको बताएगी, उन डिफरेंट स्टोरीज में आपको ये बता दिया गया कि झूठ बोलना गलत होता है। तो बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सिखाई जाती हैं ना, जैसे वो कहानी हम सब ने बड़े कॉमनली सुनी होगी, वो देयर वाज वन फार्मर एंड हिज 4 sons, they all those sons used to fight together. One day the farmer called all those 4 sons, so he wanted कि वो unite होके रहें, और he gave them 1 stick each. They all broke it easily. फिर फाइनली ही मेड ऑल दोज 4 sticks a bundle, और देयर आफ्टर जब उसने उन्हें वो बंडल दिया तो दे वर नॉट एबल टू ब्रेक इट। तो फार्मर ने इससे क्या सिखाने की उसको कोशिश की, वो एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होता तो कुछ अलग हो सकता था, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये बात बहुत पहले से घर करती जाती है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो स्टोरीज के माध्यम से हम लोग की पर्सपेक्टिव बनाए जाते हैं। बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो उसी इन्वायरमेंट को सीखता है, लेकिन जब वो स्कूल में होता है तो स्कूल में उसे कॉमनली ट्रेन किया जाता है। तो एजुकेशन लोगों का पर्सपेक्टिव बदलती है या नहीं बदलती है, ये तो इस बात से ही जस्टिफाई किया जा सकता है कि इन स्कूल एजुकेशन दे लर्न द सेम थिंग। इसीलिए हम एक यूनिफॉर्म सोसाइटी देखते हैं। अगर ये सारे के सारे लोग अपने अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में ही सीख रहे होते ना, तो हम सोसाइटी में शायद इतना बड़ा चेंज जो आज हम देख रहे हैं वी वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड। तो एजुकेशन लोगों का पर्सपेक्टिव सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बदलती कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, बल्कि वो इस तरीके ऐसे भी उनका पर्सपेक्टिव बदलती है कि उन्हें क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है, ये एजुकेशन ही उन्हें सिखाती हो। तो आई एम इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एजुकेशन लोगों का परसेप्शन चेंज करती है। आप करेंट एजुकेशन सिस्टम को क्या रेट करोगे, मतलब इसमें क्या अच्छी और क्या बुरी बातें मौजूद हैं? आई बिलीव इन अ डिफरेंट परसेप्शन, और वो परसेप्शन है कि नथिंग इज़ थॉरोली गुड एंड नथिंग इज़ थॉरोली बैड, और नोबडी इज़ थॉरोली गुड, नोबडी इज़ थॉरोली बैड। ये तो आपके खुद के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ में क्या ढूंढ रहे हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम नेगेटिव एस्पेक्ट, डिलीट। इफ़ यू आर लुकिंग एट समथिंग तो यू विल ऑलवेज फाइंड, और इफ़ यू आर लुकिंग एट सम पॉजिटिविटी, लुकिंग फॉर सम मेरिट्स, तो वो मेरिट्स भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो हमारी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, मुझे कुछ चेंजेस के साथ अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि कुछ कमियां तो हर सिस्टम में होती हैं। तो हम लोग इसकी कमियों सबसे पहले शुरू करते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया था ताकि वो क्लर्क्स पैदा कर सकें, और लंबे समय तक लोगों का ऐसा ही परसेप्शन रहा, इसीलिए आज आपको लोग मिल जाए जो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा पुराना गुरुकुल वाला जो सिस्टम था इट वॉज फार बेटर देन दिस एजुकेशन सिस्टम। और लॉर्ड मैकाले ने किस तरीके से, किस पर्पस से इसे इम्प्लीमेंट किया था, उसके बारे में वो एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है। लेकिन आज के इस एजुकेशन सिस्टम में एक जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कि हम स्टूडेंट्स के पेशेंस पे फोकस नहीं कर रहे। हमें उन्हें इस बात से फैमिलियर कराना है व्हाट दे आर गुड एट, इंस्टीड व्हाट वी आर मेकिंग, कि हम सारे के सारे लोगों को आइंस्टीन बनाना चाहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो तेंदुलकर बनने की काबिलियत रखते हैं, वो आइंस्टीन नहीं बन पाए। और अगर हम उस चीज़ को इस एजुकेशन सिस्टम से नहीं समझ पा रहे, मतलब
कुछ कमी तो है, और कमी बस इतनी सी है कि ये ह्यूमन लर्निंग के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर नहीं करता, और चूंकि सबको एक्सप्लोर नहीं करता तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये एक परफेक्ट सिस्टम। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, वंस आई रिमेंबर समबडी आस्क्ड मी द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और मैंने उनसे यही कहा था कि इट इज़ नॉट फायर, इट इज़ नॉट व्हील, इट इज़ एजुकेशन। जो हमारा बिगेस्ट डिस्कवरी था, हम इतना कर पाए कि हम सारे के सारे लोगों को एक सेम ट्रेनिंग दे के उनसे कुछ ना कुछ अच्छा करा सकते हैं। हर व्यक्ति एक अच्छा मैकेनिक नहीं हो सकता, लेकिन अगर सबको मैकेनिज्म सिखाया जाए तो वो किसी ना किसी लेवल पे उस मैकेनिज्म को सीख जरूर जाएंगे। तो एजुकेशन इज अ पार्ट जो हमारे यहाँ इवन जो अपने पोटेंशियल्स को नहीं भी देख पाते, उन लोगों को भी वो कुछ ना कुछ करने के लायक बना देती है। इसीलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है कि ठीक है। बाकी सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं, तो इन माय परसेप्शन एजुकेशन थोड़े से चेंजेस आर रिक्वायर्ड। जैसे आपने अभी गुरुकुल की बात करी, तो आपके अनुसार कौन सा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है, गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम या फिर करेंट एजुकेशन सिस्टम? आई मस्ट से अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट एक चीज़ कन्फर्म है कि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आज के इन पर्सपेक्टिव, आज के इस सिनेरियो में जहाँ हमारा पॉपुलेशन लार्ज स्केल पे बढ़ा है और हमें बहुत सारी अलग अलग, मतलब एक नए सिस्टम को सिंस हैव डेवलप्ड, तो आज के समय में वो प्योर गुरुकुल वाली एजुकेशन को तो हम 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम उसे इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम उस तरीके के सिस्टम में जाएंगे, मेरा ज्ञान कम हो सकता है। क्योंकि उस एजुकेशन सिस्टम को आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड, और सिंस आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड तो मैं 100% ऑथेंटिकली तो नहीं कह पाऊँगा कि वो फीजिबल कितना है आज के समय में। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ओल्ड गुरुकुल टाइप ऑफ सिस्टम था एजुकेशन, वो आज के समय में 100% फीजिबल तो नहीं है। आज के समय में लोगों की हैबिट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। चेंज मेरा फेवरेट वर्ड है, लेकिन अगर चेंज के साथ चेंज इंस्टेंट नहीं हो सकता। अगर हम पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके उस सिस्टम में ले जाए तो वुड नॉट बी पॉसिबल। लेकिन हाँ, हमें इन दोनों के जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो इनमें से सिर्फ एडवांटेजेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मिक्स करेंगे, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होने भी बंद है। किस देश का एजुकेशन सिस्टम आइडियल है? देखिए, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव। लोग फिनलैंड को एक ऐसा कंट्री कहते हैं वेयर एजुकेशन इज़ मच फ्रेंडली, और उसके बारे में इफ़ यू स्टडी तो यू विल कम टू द कंक्लूजन कि द चिल्ड्रन लर्न और रीड इन द लैप ऑफ नेचर, जैसे आप अभी हम लोग गुरुकुल वाले सिस्टम में डिस्कस कर रहे थे। दूसरा, अधिकतर कंट्रीज़ वो कन्फाइंड सॉलिटरी रूम्स होते हैं वेयर द स्टूडेंट्स आर सेंट टू लर्न, द स्कूल बिल्डिंग्स। उसको भी लेके कई सारे डिबेट्स हैं कि हमें ये इन्वायरमेंट वहाँ क्लासरूम का कैसा होना चाहिए। आई विजिटेड वन स्कूल, और इन दैट स्कूल आई सॉ दैट द रूम्स वर कवर्ड, ईच एंड एवरी रूम वॉज हैविंग एन AC, और मैं द टीचर रूम मेड मी विजिट दैट स्कूल। आई आस्क्ड देम कि मैंने और सारी चीज़ें तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट व्हाई AC? रूम्स इस ऐसे नॉइसलेस थे कि वहाँ पे बाहर का साउंड अंदर नहीं जा सकता। व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट क्लास, ये बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। दूसरा, हर कमरे में एक AC लगा था। आस्क्ड देम, मैंने कहा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर? बोले इक्वल वेदर में टेम्परामेंटली बच्चे थोड़ा सा साउंड लर्न करते हैं। तो वो इन्वायरमेंट का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बड़ा रोल है एजुकेशन में। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम लोगों पे ज़्यादा डिपेंड करता है मोर देन द कंट्री। हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लोग अगर कहें कि ये टॉप नहीं है, तो हमने सत्या नाडेला और सुंदर पिचाई और पता नहीं किन किन लोगों को हमने प्रोड्यूस किया है, हु आर द एग्जाम्पलरी फॉर द वर्ल्ड। तो किस देश का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है और द बेस्ट है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा। तो आई थिंक हमें लर्निंग के एनवायरनमेंट पे फोकस करना चाहिए। आपने लर्निंग का महत्व बताया एजुकेशन में, तो फिर लोग विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों भेज रहे हैं? रीज़न है इसके पीछे जो मैं मिस करता हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम में, दैट इज़ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। हम
बच्चों को थ्योरेटिकली तो मास्टर बना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम उतना सिंसियर नहीं हैं। लोग अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम्स में भेजते हैं। कई उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन हम जो चीज़ मिस कर रहे हैं वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल्स का और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कम। भाई हम ये बता देंगे उसको कि टूटूस आर ऑलवेज फुल, हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब इन द बिगिनिंग यू मस्ट हैव सीन इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर द स्टूडेंट्स की वो टेबल लर्न करने में। अभी शायद 19 का टेबल मैं और आप कोई भी कॉमन जो मैथमेटिक्स से लगातार टच में नहीं है, तो हम लोग भी शायद पजल्ड हो जाएंगे। वो इसीलिए हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे डे टू डे काम की चीज़ नहीं है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है क्या। एक बच्चा मैथमेटिकल सम्स को सीख रहा है, हम उसे नोट्स सिखा रहे हैं स्कूल में, हम उसे कॉइन्स का यूज सिखा रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने दे रहे हैं? 2 बच्चे क्लास में खड़े कर दीजिए, वन शुड बिकम द कस्टमर, द सेकंड शुड बिकम द शॉपकीपर। इन्हें एक दूसरे की शॉपकीपर, इन्हें एक दूसरे से बातें करने दीजिए, कैलकुलेशन से नहीं लगाने दीजिए। ये जाके आपने 100 रुपीज़ का नोट दिया, गो एंड परचेज समथिंग विच कॉस्टेड 42 रुपीज़। कितना बचेगा, कितना वापस लेके आओगी? इन द बिगनिंग द चाइल्ड हु बिकम्स द कस्टमर, उसको दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी सीखेगा नहीं। हम इस प्रैक्टिकल नॉलेज को अपने एजुकेशन सिस्टम में मिस करते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज अभी आज के समय में वो दे आर एक्सुबरेंट टू एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए, जो CBSE फोकस भी कर रही है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर उनका ग्रेट फोकस है, और अगर हम वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इम्प्लीमेंट कर पाए तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को भी दूसरे एजुकेशन सिस्टम से अच्छा बना सकते हैं। और बात रही इसकी कि कौन वो वहाँ क्यों भेजते हैं, तो वो उनका पर्सपेक्टिव है। मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतना कोई बड़ा डीमेरिट नहीं है कि हम इसे दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम मान लें। इसी ने हमारे APJ अब्दुल कलाम और बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को पैदा किया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ इतना बुरा चीज़ है। वो भेज रहे हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव है, दे हैव मनी और एटसेट्रा वट एवर मे बी द पॉइंट। लेकिन अगर वो बाहर ना भेज के यहाँ की एजुकेशन सिस्टम पे भी अगर वो भरोसा करें तो हम अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और हर वर्क में स्किल्ड लेबर को पैदा कर सकते हैं। दूसरे देशों की तरह हमारे यहाँ भी वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन इसको सही ढंग से चलाने में सिस्टम में क्या कमी रह रही है? सोच। इंडिया अलग अलग पार्ट्स में और आइडियोलॉजीज़ में बटा भी है, टू बी वेरी सॉरी टू स्पीक दैट। मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहने वाले लोगों का परसेप्शन डिफरेंट है, उनका एजुकेशन के लिए परसेप्शन डिफरेंट है। और जब आप छोटे शहरों में आते हैं तो वहाँ लोगों के जीने का एजुकेशन को लेके परसेप्शन डिफरेंट है। जब आप विलेजेस में जाते हैं तो वहाँ परसेप्शन डिफरेंट है। वोकेशनल एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन हम शायद उतना एफिशिएंटली इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। और कर इसीलिए भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टीचर्स की भी कमी है। अब इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर आपसे बात करूँगा। लेकिन हमारे यहाँ सोच की वजह से लोग सब्जेक्ट्स को भी स्टेट से जोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स if somebody is taking, he is the most intelligent. Biology if somebody is taking, but less intelligent then अगर if somebody is taking commerce, if somebody is taking humanity। और आप देखोगे कि इस सोच में सबसे लास्ट के लेवल पे जो सोच आती है वो वोकेशनल एजुकेशन भी है। इफ़ यू फाइंड आउट, इफ़ यू आस्क समबडी कि अगर कोई आपसे ही आके कह देगा कि उसने अपनी एजुकेशन रेडियो टीवी से, मतलब 12th क्लास रेडियो टीवी से पास की है, तो आपका क्या परसेप्शन और पर्सपेक्टिव होगा उस व्यक्ति के प्रति? क्या ये होगा कि वो पास नहीं हो पा रहा होगा इसीलिए उसने इसके थ्रू दिया? ये कॉमन परसेप्शन है। तो वोकेशनल एजुकेशन को लेके हमारी जो परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। रेडियो टीवी
में if somebody is getting the professional training, तो is it bad? I don't think somebody can answer कि बुरी चीज़। लेकिन जब हम एजुकेशन के रिगार्ड से देखेंगे कि somebody has passed his 12th with the mechanism of radio and TV, तो शायद हमारा उसकी एजुकेशन को लेके या उसको लेके जो हमारी सोच होगी ना, तो वो चेंज हो जाएगी। ये कमी है हमारी। अब बात आई कि हमें क्या मतलब चूँकि हमारे यहाँ ये सिस्टम ऑलरेडी है, और अगर इस वोकेशनल एजुकेशन को लेके हम लोगों के परसेप्शन को बदल पाएँ, वो बदलने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन हम अपनी एजुकेशन में ही चेंज करके, दैट CBSE इज फोकसिंग ओवर नाउ इन दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, vocational education is become mandatory for the students who are in 6th, 7th and 8th। अब जब वो जब कंपलसरी उनके लिए बन जाएगी, मैंडेटरी जब वो उनके लिए बन जाएगी, मतलब आपका बस 6th में है और उसे स्कूल में सिलेक्शन करना है वोकेशनल उस सब्जेक्ट्स में से, उसने अपने लिए कारपेंटरी को चुन लिया कि आई वुड लर्न कारपेंटरी। आपका सोच इस चक्कर में उसके डिसीजन में ये नहीं होना चाहिए कि उसने कारपेंटरी डिसाइड की, जबकि बल्कि आपका परसेप्शन इसके बारे में ये होना चाहिए कि आपके बच्चे ने कुछ अपनी चॉइस से चुना, और कारपेंटरी इज़ नॉट अ बैड प्रोफेशन। तो जहाँ तक बात वोकेशनल एजुकेशन की है, वोकेशनल एजुकेशन जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट की जा रही है और उस स्टेज में की जा रही है जहाँ पे बच्चे एक ग्रेट लर्नर होते हैं, तो आई थिंक वेरी सून वी आर गोइंग टू सी चेंज। और वोकेशनल एजुकेशन और बहुत जल्दी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम अपने यहाँ अपनी कंट्री में भी स्टूडेंट्स के बीच में वी वुड सी इट फ्लरिशिंग। एक बार परसेप्शन बदला तो फिर आप कंट्री को डेवलप होने से रोक नहीं सकते। मोदी जी अगर ये सपना देखते हैं 2047 तक हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो ये बिना एजुकेशन के पॉसिबल नहीं है, और वो भी तब जब हम एजुकेशन को इस कन्वेंशनल वे में देखें। हमें अपनी एजुकेशन को तो बदलना होगा, और जहाँ हम एजुकेशन को रिस्पेक्ट करने लगेंगे कि वट एवर समबडी इज़ लर्निंग। CBSE 300+ कोर्स ऑफर करती है, हमारे पास कितनी चॉइस? नॉट इवन 20 स्ट्रीम्स हैव बीन डिसाइडेड। अब कम से कम उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये तो होगा कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री तो आपको उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलॉन्ग विथ मैथ्स यू कैन स्टडी हिस्ट्री। और इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैथमेटिक्स तो अब ये फोर्स नहीं रहेगा आपके लिए। हाउ गुड इज़ इट? और चूँकि इतना अच्छा सिस्टम वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स द चेंज। जैसे आपने CBSE की बात की, CBSE के साथ कई सारे स्टेट बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो इससे एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर पड़ता है, और क्या भारत को अब एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है? यस, अ बिग यस। एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम सारी कंट्री के बच्चों को ट्रेन करेगा। और हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके हम क्यों इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है? क्योंकि वहाँ पे जो लोकल मदर टंग है उस पर भी स्ट्रेस दिया जा रहा है कि आप जो बिगनिंग जो एजुकेशन होगी वो उसे उसकी लोकल भाषा में कराइए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बुरी है, क्यों वो अच्छी है, वो उसके अपने पैरामीटर्स हैं, वो तो एक अलग एंगल हो गया। लेकिन अगर हम लोकल लैंग्वेज में किसी को एजुकेट करते हैं तो ये उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। बच्चा वो लैंग्वेज सीखता है जो उसके इन्वायरमेंट में बोली जाती है, और अगर उसी में उसे प्रॉपर एजुकेशन भी दी जाए स्पेशली इन द बिगनिंग, तो वी कैन हैव सम वेरी गुड रेपरकशंस। और जो भी होगा फ्यूचर में वो तो बात की चीज़ है डिस्कस करने की। लेकिन स्टेट बोर्ड्स अगर सेंट्रल बोर्ड के साथ कोप करते हुए अपने सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, अभी आप ये देखोगे कि NCERT की बुक्स तो हर जगह चल रही हैं, लेकिन क्या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एक सा है? सिर्फ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के अलग होने से द स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टडी इन CBSE। क्यों? वो पेरेंट्स भी चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि CBSE जिस तरीके से एजुकेशन के लिए काम करता है, अगर ये उसे फॉलो ही करने लगे दैट बी बेटर। तो अगर एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनता है और जो एक नेशन वाइड का काम करता है, तो ये कंट्री के एजुकेशन के लिए एक
अच्छा स्टेप होगा। और वो NEP सिर्फ सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनी है, इज़ मींट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन दिस कंट्री। तो स्टेट बोर्ड्स को तो अपने आप को उनके साथ मर्ज करना ही पड़ेगा। तो सेंट्रल एग्जामिनेशन बॉडी और सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत तो ग्रेट है, अभी है। आपने अभी बात की कि एजुकेशन में रीजनल लैंग्वेजेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, लेकिन ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को देखा जाता है, तो क्या इंग्लिश एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। आज ये नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि वी आर सेल्फ रिलायंट इन एवरीथिंग। हमें डिफरेंट मैकेनिज्म के लिए, डिफरेंट थिंग्स के लिए अभी भी डिपेंड अपॉन द अदर कंट्रीज। तो ये कहना कि हम सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, ये तो ज़रूरी, ये तो मतलब आज के समय में इट वुड बी टू अर्ली टू स्पीक लाइक दैट कि हम सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। आज के समय में हमें रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को फॉलो करना ही होता है। तो नेचुरली वी आर डीलिंग विद समबडी हु लिव्स इन जर्मनी, तो हम जर्मन सीखने नहीं जाएंगे। इफ वी हैव टू मीट समबडी हु लिव्स इन रसिया, हम उसके लिए रसियन नहीं सीखेंगे। हमें वी नीड अ कॉमन लैंग्वेज, एंड दैट कॉमन लैंग्वेज इज फॉर्चुनेटली इंग्लिश। English is the only language in the world that enjoys the reputation of being an international language. ऐसी सिचुएशन में हम अपने बच्चों को ग्लोबलाइज्ड एक्सपोजर देने के लिए लैंग्वेज को हर्डल क्यों बनने दें? Therefore, English education is the need of the hour. Because if our children if our children are educated in English education, they can actually get globalized access, और उस globalized access में they can prove themselves। क्या होता अगर हम सत्या नाडेला को सिर्फ एक लोकल लैंग्वेज के मीडियम में पढ़ा रहे होते? क्या उसे ग्लोबल एक्सपोजर मिलता? तो इंग्लिश क्यों ज़रूरी है इसका एग्जाम्पल तो इससे कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स आर गेटिंग, नासा का एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड कि the maximum number of scientists there are from Indian origin. They are there just because they could cope with the language. तो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन तो नीड ऑफ द आवर है, हमें देना ही चाहिए। लोकल लैंग्वेज को हम एक लेवल तक ही उनको पढ़ा सकते हैं, जब उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा दे वुड नीड अ कॉमन लैंग्वेज, एंड लकीली दैट कॉमन लैंग्वेज इज इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी तो ग्लोबलाइज्ड अपना एक्सपोजर नहीं सके। तो आपका मतलब है कि भारत में अब ऐसे ब्रिटिश कॉलोनिज्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज नाउ, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये किसी कंट्री तक अगर हिंदी एक्सेप्ट की जाती है ग्लोबल लैंग्वेज पे, तो आप प्राउड तो कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी सिर्फ हमारी है। इसका एक रीज़न है एक्चुअली, इंग्लिश वाई बिकेम दैट मच पॉपुलर। रेनेसेंस आया लगभग ये बात है 11th सेंचुरी समवेयर। उस 11th सेंचुरी में जर्मनी से कुछ कॉलोनाइजर्स जाके ब्रिटेन में एस्टैब्लिश हुए। अगर हम हिंदी भाषी कहीं केरला में जाके वहाँ एडजस्ट करेंगे तो विद इन अ जनरेशन और 2 हम एक ऐसी लैंग्वेज बना लेंगे जो वहाँ की मलयाली और हमारी हिंदी बुंदेलखंडी का कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जब जर्मन कॉलोनाइजर्स जाके ब्रिटेन में शिफ्ट हुए तो दे within a generation or 2 they developed a different language, and that was actually English. 400 सालों तक कंसिस्टेंटली ये लैंग्वेज बोलचाल की भाषा में बनी रही। 15th-16th सेंचुरी के समवेयर एक रेनेसेंस आया, इट गॉट इट्स रेपुटेशन एज इट इज़ एंजॉइंग टुडे। और ओरिजिनली बाइबल वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिब्रू लैंग्वेज, से उसे ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में। और नाउ जब एक रिलीजियस एपिक ट्रांसलेट हो गया इस लैंग्वेज में, तो इसका जो पॉपुलैरिटी था दैट इंक्रीज्ड। अभी भी क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा ही है इस वर्ल्ड में। जो कि रिलीजियस एपिक की लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो
वो उनके बोलचाल की भी भाषा ग्रेजुअली बनी, तो वो उन्होंने अपनी ईज के लिए उसे बनाया और फाइनली इंग्लिश धीरे 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 करके इतनी पॉपुलर हो गई। और आज लेकिन अगर हम इसे सिर्फ ब्रिटेन से जोड़ के देखेंगे तो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया। आज हमें इंग्लिश को ग्लोबलाइज्ड तरीके से देखना चाहिए। क्यों भारत की संस्कृत को क्या लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे? डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे आर अप्रिसिएटिंग एंड वी टू आर फीलिंग प्राउड। लेकिन हम ये थोड़ी कहेंगे कि संस्कृत सिर्फ हमारी भाषा है, जहाँ तक दौड़ सकते दौड़े। हम तो इसके लिफ्टमेंट और इसके अपग्रेडेशन के लिए काम करेंगे एंड वी शुड बी प्राउड दैट द लैंग्वेज वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। दैट ओनली द मैटर ऑफ प्राउड। ये सिर्फ हमारी भाषा होगी ये हम नहीं कह सकते, ये तो कन्फाइंड एक आइडियोलॉजी हो गया। तो इंग्लिश एजुकेशन जरूरी तो है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो इंग्लिश के साथ साथ उस समय और भी बहुत सी भाषाएं एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन ग्लोबल एक्सेप्टेंस इंग्लिश को ही क्यों मिला? इसमें ऐसा क्या खास था? द ईजिएस्ट पार्ट इन दिस लैंग्वेज इज इट्स अडेप्टेबिलिटी। हम किसी भी भाषा को जब सीखते हैं तो हम उसे इन्वायरमेंट से हैं, और जब हम उसे इन्वायरमेंट से सीखते हैं तो हम उसका ग्रामर और अदर चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं करते। वी थिंक इफ द टोनैलिटी ऑफ स्पीकिंग दैट लैंग्वेज इज गुड, द पर्सन हु इज लिसनिंग विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इंग्लिश की एक्सेप्टेंस के पीछे बड़ा रीज़न ये था कि ये अडेप्टेबल है। आज भी ये दूसरी भाषाओं से वर्ड्स लेने में हेजिटेट नहीं होती। लूट जो एक हिंदी वर्ड भी है वो इंग्लिश का वर्ड भी है। जय हो एक हिंदी वर्ड भी है, हिंदी फ्रेज भी है और इंग्लिश फ्रेज भी है। और इंग्लिश ने इसे एक्सेप्ट करने में कभी या इंग्लिश बोलने वालों ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कभी भी ये अपनी आइडियोलॉजी इसके पीछे पुट नहीं की कि नहीं यार हम वी वुड नॉट लर्न, वी वुड नॉट गेट दिस थिंग फ्रॉम अदर लैंग्वेज। तो दूसरी लैंग्वेजेस का जो एक पैरामीटर हो सकता है वो इंग्लिश का नहीं है। इंग्लिश ग्लोबलाइज्ड इसीलिए बन गई क्योंकि ये अडेप्टेबल है और चेंजेस को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करती है। और हर कंट्री में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा अगर ये आज बनी है तो इसके पीछे इसका यही मोल्ड है कि ये कूल है भाषा। आप अपनी बात को रखिए सामने, कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल ईच एंड एवरीबॉडी। तो दूसरी लैंग्वेजेस क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाई इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इंग्लिश इसीलिए बनी क्योंकि इतनी आसान थी कि लोगों ने बड़े आसानी से इसे लर्न कर लिया। दैट इज़ ऑल। तो सही ढंग से इंग्लिश को कैसे सीखा जा सकता है? इसकी टेक्निक्स क्या होंगी? सी इफ़ यू आर टेकिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज तो कोई बहुत बड़ी टेक्निक की ज़रूरत नहीं। बिकॉज फॉर टेकिंग इट एज अ लैंग्वेज हम बुंदेलखंडी अपने इन्वायरमेंट में सुनते सुनते बोलने लगते हैं। क्योंकि हम वो भाषा बोलते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे चारों तरफ बोली जाती है। अगर आप इसे एज अ लैंग्वेज लेते हैं तो पहली चीज़ तो आपको एक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। और एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है दैट द पीपल शुड कम एंड स्पीक इन इंग्लिश ओनली। नो, इट इज़ नॉट सो। आज की वो जनरल लैंग्वेज है, जनरल चीज़ें, इफ़ यू हैव टू आस्क समबडी द पेन, तो उसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? ये सिखाने के लिए हमें किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, अगर हम कहीं हैं और हम किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हम उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को देखेंगे, हाउ दे आर स्पीकिंग, हम उसे कॉपी करने लगते हैं। तो मतलब सबसे पहले तो लैंग्वेज को सीखा जा सकता है बाय लिसनिंग। और लिसनिंग बनाने के लिए, क्योंकि हमारे टीवी चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स हैं, कार्टून्स हैं, वहाँ से लोग द फर्स्ट लैंग्वेज को सीख सकते हैं। एनवायरनमेंट बनाने की सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपने आसपास इस लैंग्वेज का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। हमें किसी के पास नहीं जाना, लेकिन हम कौन सी वीडियोज की लैंग्वेज सुनेंगे ये तो डिसाइड करेंगे ना। और बल्स वी आर एबल टू डिसाइड कि हमें इसी लैंग्वेज को सुनना है तो ग्रेजुअली यू विल गेट द कमांड ओवर दैट लिसनिंग पार्ट। Then you should try to speak. एक और common problem I have seen among people that when they come to me, they say कि they can understand the language but cannot speak. Or almost 60-70% of the people say the same thing, that they can understand but cannot speak. I always tell them that if you can understand the language, that means you can speak it too.
The only thing you are not learning to speak it because you don't want to start with your broken part. First they wanted to get the perfection first and thereafter they would speak. Is this possible? The perfection comes with practice. You should start with your broken part that you can. And wheresoever you get the opportunity, you should speak. If you find that the people are accepting you, that's okay. If you find that the people are not accepting you, that's okay. Your work is to learn that language, and wheresoever you get the environment to speak in that language, means when you go to school and if you answer or if you speak in that language, the people or the students in your own classroom will appreciate with that broken part. दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपके ट्रायल को अप्रिसिएट ना करे, लेकिन हम ट्राई करने से पहले ही थक जाते. हमें लगता है द पीपल एक्सेप्ट अस. नो, इट इज़ नॉट सो. फॉर लर्निंग द लैंग्वेज द सेम मेथडोलॉजी इज देयर. लिसन, speak as much as possible wheresoever you can. It is not that you should speak 24 hours. No, but जहाँ मौका मिले you should. और gradually you will find that you can do the impossibles. You can do everything in that language. और है नहीं कि आज के समय में सारे के सारे लोग समझ लेते हैं और they respond whensoever they require. अगर आपको कहीं छोड़ दिया जाए where your language is not spoken, सीखोगे नहीं क्या? Sooner or later, जब आपकी मजबूरी बन जाएगी तो यू विल श्योरली लर्न. तो इंग्लिश को भी इसी तरीके से एज अ लैंग्वेज सीखा जा सकता है. एज अ सब्जेक्ट ये एक अलग ओपिनियन को कैरी करता है. एज अ सब्जेक्ट ये आपकी आइडियोलॉजी बनाता है. कहानियाँ हमें सुनाई जाती है ताकि हम उनसे अपना परसेप्शन बिल्ड कर सकें. लिटरेचर हमें पढ़ाया जाता है ताकि हम अपने परसेप्शन उससे बिल्ड कर सकें. तो एज अ सब्जेक्ट इट इज़ डिफरेंट, एज अ लैंग्वेज इट इज़ डिफरेंट. लैंग्वेज इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न. Just by repeating can easily be done. As we all know, India is a linguistically diverse country. Yes, it is. तो इंग्लिश को प्रमोट करते हुए इंडिया अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कैसे प्रिजर्व कर सकता है? Let me first tell you कि हमें इतनी लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों है. अगर हम लिंग्विस्टिकली डाइवर्सिफाइड हैं तो लिंग्विस्टिकली डाइवर्सिफाइड होने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर्स एक ही प्लेस पे हैं. एंड देयरफॉर वी प्राउडली कॉल आवर कंट्री एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. व्हाई द लोकल लैंग्वेजेस आर इम्पोर्टेंट? बिकॉज दे रिप्रेजेंट वन्स कल्चर. और आई पर्टिकुलरली बिलीव कि इफ सम लैंग्वेज इज लॉस्ट, इट इज़ नॉट ओनली द लैंग्वेज दैट is lost, but that culture too. इंग्लिश एजुकेशन लें या हम किसी भी अमाउंट की एजुकेशन लें, हमें अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना इज मैंडेटरी. क्योंकि अगर हम अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली हम अपना कल्चर खो देंगे. तो प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं हम? इफ़ यू आस्किंग इन दिस क्वेश्चन, तो हम इसे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं और बड़े ब्यूटीफुली हमने इनके बीच में बैलेंस बनाया हुआ है. हम इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में बच्चों को भेज रहे हैं वेयर दे आर लर्निंग टू स्पीक दिस लैंग्वेज टू. साइमल्टेनियसली हम उन्हें उस लोकल लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं दैट इज़ स्पोकन इन देयर सराउंडिंग एंड दैट दे आर गेटिंग बाय बीइंग इन द एनवायरनमेंट. तो वो अपना आइडेंटिफिकेशन और वो अपना जो कल्चर का पार्ट है लैंग्वेज के साथ, उसे तो वो जी रहे हैं. हमें कई बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन अगर हम बच्चों को देंगे तो धीरे धीरे हम उन्हें अपनी लैंग्वेज से दूर कर देंगे. आई डोंट बिलीव इन सो. आई बिलीव कि इफ़ वी कीप ऑन बीइंग इन द एनवायरनमेंट तो हम उस भाषा से अपनी फैमिलियरिटी, हमें आपको किसी ने ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया कि हम बुंदेलखंडी बोलें. लेकिन हम सीखे बोलते हैं एक दूसरे के साथ व्हेन वी आर देयर. तो हम इंग्लिश के साथ साथ अपनी लिंग्विस्टिक जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है वी आर मेंटेनिंग इट. इसके लिए हमें कुछ बहुत विशेष काम नहीं करना. इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमें ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए. लोकल लैंग्वेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमें अपने लोकल लोगों के साथ भी विश टू बी मिंगल्ड. हाँ, संघर्ष चल रहा है क्योंकि
कई सारी जगहों पे वो अलग अलग परसेप्शन की वजह से संघर्ष चल रहा है। मुझे नहीं लगता बुंदेलखंडी या किसी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना और बच्चों को एनवायरनमेंट में उस लैंग्वेज को ना बोलने देना इज़ अ गुड आइडिया। चिल्ड्रन शुड बी टॉट हाउ टू स्पीक बुंदेलखंडी, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। और ये तो उनके लर्निंग का एक एसेट है। तो हम मैनेज कर रहे हैं, बड़े ब्यूटीफुली कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं करना। हमारी लैंग्वेज का जो कल्चर है इट इज़ रिचर्ड। इंडिया अपनी लैंग्वेजेस को ग्लोबल लेवल पर कैसे प्रमोट कर सकता है, मतलब विदेशी लोग भी हमारी लैंग्वेजेस बोलते सीखते नज़र आएँ? ग्लोबलाइज बनना और अपनी लैंग्वेज को ग्लोबलाइज बनाना, ये तो ओनली तब पॉसिबल है जब हम उनके जैसा बन के, जब हमारा नंबर उनके बीच में ज़्यादा हो। अगर हमारा नंबर उनके बीच में ज़्यादा होगा तो यू वुड डेफिनेटली फाइंड कि लोग उस भाषा को एक्सेप्ट कर लेंगे धीरे धीरे, जो भाषा अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल की होगी। यूएस में हिंदी समझना एक कॉमन बात है और वहाँ पे लोग हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश, इन सारी भाषाओं को बिल्कुल यूजुअली समझते हैं। तो समटाइम्स लोग आपसे उस भाषा में बात इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको वो भाषा समझ नहीं आएगी, क्योंकि हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। लेकिन अगर आप बोलने की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में अधिकतर अच्छे खासे लोगों की संख्या है who can not only understand हिंदी बट कैन स्पीक इट टू। तो हम अपनी लैंग्वेज को ग्लोबलाइज्ड बना सकते हैं। वो तो हमें अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए रेस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ में भेजना पड़ेगा, जहाँ वो उस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी सीखें और अपनी भाषा भी उनके साथ रखें। तो ये ग्रेजुअली विल बीइंग डन ओनली व्हेन वी फोकस ऑन देयर एजुकेशन, और हम उन्हें ग्लोबलाइज्ड जब हमें अप्रोच दें तो प्रिजर्व हो जाएगी वो, बट इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ टाइम कंज्यूम। We all grow up watching Mahabharata and Ramayana, so do they have impact on our education? Yes, they teach us how to survive or how to stay calm, how to be a nice one in certain situations. So all these religious epics, I'm not talking about Ramayana and Mahabharata only, I'm talking about each and every religious epic that has been written. वहाँ जो बातें हमें सिखाई जाती हैं, they are the part of our nature. We become a sociable creature by learning all those things, or simultaneously they are the part of our curriculum too. तो चूँकि करिकुलम में भी वो बातें हमें सिखाई जाती हैं, तो उनका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, ग्लोबल आई मीन टू से कि उसका जो एक इम्पैक्ट है ऑन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑन माइंड्स ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी एंड कल्चर, वो सेम है। वो ये बताते हैं ये एपिक्स हमें कि हमें कैसे जीना है और किस तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो करना है। तो थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी ऑडियंस के साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। Thank you so much for calling.